फैक्टर्स में हम बात कर रहे हैं। हाँ ऐसा। अच्छा, और मैंने आपसे उस दिन एक वर्कशीट भी सॉल्व करवा ली थी, लेकिन अब हमारे लिए जो है वो कुछ बातों को क्विकली रिव्यू करना बहुत ही जो है वो आसान सी बातें हैं, रिव्यू करना बहुत आसान बन जाएगा। यानी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एवोप्रेशन, आज हम क्या पढ़ेंगे? वेपर प्रेशर। अच्छा, जिसे आप कहते हैं वेपर प्रेशर, इसे अगर कहा जाए तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स। यानी आपसे कहा जाए कि ये है क्या, तो आप कहेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। लेकिन ये वेपर्स बनते कब हैं अगर आपसे कहा गया, तो यहाँ पर आपको ना एक इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व करने को मिलता है, और वो कहलाता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें हो क्या रहा है, तो आप कहेंगे बस लिक्विड से क्या बन रहा है आपके पास? वेपर्स। और अगर मैं इन वेपर्स के लिए इसकी फिजिकल स्टेट लिखूं तो क्या बन रहा है? गैस। आपके पास जब ये वेपोराइजेशन हो रही है, ये वेपोराइजेशन तो तब भी होगी जब मैं किसी लिक्विड को हीट करता हूँ, ये वेपोराइजेशन तो तब भी होगी जब कोई वाटर जैसा लिक्विड गिर जाए, ये वेपोराइजेशन तब भी होगी जब आप कोई पेंट अप्लाई करते हैं किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, और वो पेंट ड्राई होता जाता है और आपके पास जो है वो सॉल्वेंट क्या होता है? ड्राई होता है। सही है। ये वेपोराइजेशन तब भी है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास गैसोलीन फिल्ड बॉटल मौजूद है, यानी कि पेट्रोल, और अगर वो ओपन रह जाए, अल्कोहल या फिर परफ्यूम बॉटल्स ओपन रह जाए, थिनर जो कि आपके पास नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पे है ओपन रह जाए, तो ये सारे प्रोसेसेस क्या हो रहे हैं? लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वेपर्स। लेकिन मैं इसे इक्विलिब्रियम तब कहूंगी जब लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम आपके पास तब कहलाता है जब आपके पास रेट ऑफ एवोप्रेशन किसके बराबर हो जाए? रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ एवोप्रेशन किसके बराबर हो जाए? रेट ऑफ कंडेंसेशन। परफ्यूम बॉटल जब ओपन हो जाए तो वेपर प्रेशर ही लेकिन क्लोज रहता है, तो उसकी क्वांटिटी सेम रहती है। क्यों? क्योंकि जितनी तेजी से वेपराइज हो रहा है उतनी तेजी से क्या हो रहा है? कंडेंस। आप वाटर को हीट करते हैं विद द लेड, तो पानी क्या होगा? वेपराइज तो होगा, लेकिन अगर लेड लगा हुआ है तो दोबारा से क्या हो जाएगा आपके पास? कंडेंस। तो आपके लिए ये बात जानना जरूरी है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स तो हमने बात कर दी, लेकिन वहां पर इक्विलिब्रियम कौन सा डेवलप हो चुका होता है? रेट ऑफ एवोप्रेशन किसके बराबर होता है? रेट ऑफ कंडेंसेशन। अगर ऐसा है तो ये सब्सटेंस लिक्विड और वेपर्स दोनों की एक फिजिकल स्टेट में नजर आए, सही। लेकिन अगर मैंने फॉर एग्जांपल उस हीटेड वाटर पे से लिड हटा दिया, तो कौन ज्यादा हो जाएगा? एवोप्रेशन। कौन कम हो जाएगा? कंडेंसेशन। सही। तो ये वाली बातों को दिमाग में रखते हुए हम इस आसान सी टर्म को पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपसे कभी ये पूछा जाए वेपर प्रेशर को आप किससे मेजर करते हैं, तो वेपर प्रेशर बिल्कुल उसी से ही मेजरमेंट होगी जिससे प्रेशर को मेजर किया जाता है, मैनोमीटर या बैरोमीटर के जरिए। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि अच्छा बताओ इसका यूनिट क्या है, तो यूनिट जो भी आपने प्रेशर यूनिट्स पढ़े हैं वो सारे के सारे किसके हैं आपके पास? वेपर प्रेशर। सही है। फिर आपसे कहा जाए कि अच्छा ये जो वेपर प्रेशर है क्या ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो आप कहेंगे यस, ये किस पर डिपेंड करता है? फैक्टर्स। मेरा पहला फैक्टर आप लोग बताएंगे, देखते हैं आपके दिमाग में इससे रिलेटेड कितनी बातें हैं। मैंने पहला फैक्टर ही वो लिखा जो हमारी लास्ट क्लास का टॉपिक था, एंड दैट इज एवोप्रेशन। क्या ख्याल है? इनवर्स या डायरेक्टली? वेपर प्रेशर और एवोप्रेशन के दरमियान कैसा रिलेशन है? इनवर्स या डायरेक्टली? डायरेक्ट। क्यों भाई? जितनी तेजी से एवोपरेट हो रहा है उसका मतलब है वेपर्स ज्यादा बने, वेपर्स ज्यादा बने तो इसका मतलब है प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा। आप देख रहे हैं ना, पेंट अप्लाई करने वाली जगह पर हर एक बंदा तो नहीं रह सकता, सही है। वहां पर किसी किसी को नोजिया, किसी को एलर्जी हो जाती है, और क्यों? क्योंकि एयर
मॉलिक्यूल्स कम होते हैं और उस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ज्यादा। तो आपके पास वेपर प्रेशर के साथ इसका बॉन्ड या इसका लिंक कैसे बनता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं आपसे कहूँ बेटा सेकंड वन। इस सेकंड वन की बात मैं आपसे ये कहती हूँ कि एवोप्रेशन अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो चलें जरा टेम्परेचर की बात देखें। क्या ख्याल है आपका, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में आपका क्या ख्याल है, कैसा लिंक होना चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यानी आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। टेम्परेचर नहीं बढ़ाया वाटर का तो वेपराइज नहीं होगा। और यकीनन ये उन लिक्विड्स के लिए होगा जिसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स क्या होंगी, ज्यादा। जिसमें ज्यादा है उसे तोड़ने के लिए हीट करना पड़ेगा, और जिसे तोड़ने के लिए हीट करना पड़ेगा इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। सही है। और जो रूम टेम्परेचर पर एवोपरेट हो रहे हैं, याद करो लास्ट क्लास में दो लिक्विड बताए थे, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। तो इसका मतलब है कि जहां पर नॉन वॉलेटाइल होगा ना वहां पर टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ जाएगा, या अगर आपके पास किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दें तो रेट ऑफ एवोपरेशन क्या होगा, ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या है, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग तो वेपर प्रेशर कैसा होगा, कम। इसका मतलब है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस और वेपर प्रेशर के दरमियान कैसा लिंक है, इनवर्स। सही है, कैसा लिंक है, इनवर्स। ओके, नेक्स्ट वन। आपसे मैंने एक और बात कर लेनी है और वो है नेचर ऑफ लिक्विड। और नेचर ऑफ लिक्विड के अकॉर्डिंग हम ये बात जानते हैं कि अगर आपके पास वॉलेटाइल है तो क्या ख्याल है आप लोगों का, वॉलेटाइल के लिए वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। और नॉन वॉलेटाइल के लिए वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। सही है, और उसका रीजन क्या होगा वो आपको बताना चाहिए। सही है, दैट इज वेपर प्रेशर। लेकिन ये वेपर प्रेशर पढ़ने के साथ साथ या एवोप्रेशन पढ़ने के साथ साथ हमें जो पढ़ना पड़ता है, इट इज ऑल्सो नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। सही है, हम इसे क्या कहते हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के साथ अगर मैं आपसे कभी कह दूं ना कि बताओ इसकी डेफिनेशन क्या है, तो आप तो क्योंकि आप जिस लेवल पर बैठे हो ना तो शायद आप लोग वो डेफिनेशन बता दो, तो इसकी बड़ी पर्टिकुलर डेफिनेशन। लेकिन कभी 9th क्लास में या फर्स्ट ईयर के लेवल पर हम आपसे बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन शायद अक्सर बच्चे कहते हैं व्हेन द लिक्विड बॉइल्स। व्हेन द लिक्विड बॉइल्स, सही है, चलिए मान लिया लिक्विड बॉइल कब हो, किसी खास टेम्परेचर। लेकिन उस खास टेम्परेचर की खास बात क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट के लिए, और वो लिखा टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to the, आगे बोल सकते हैं, equal to the external atmospheric pressure। और ये थी हमारे पास किसकी डेफिनेशन, बॉइलिंग पॉइंट। सही है, आप उस टेम्परेचर को क्या कह देते हैं, बॉइलिंग। मैं बॉइलिंग पॉइंट को डेफिनेशन से पहले बता दूं ना कि हमारे लिए ये क्या बताता है, ये हमें बता देता है बड़ा आसान तरीका, ये प्योरिटी ऑफ लिक्विड को बताता है। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना, अगर वहां पे कोई सॉल्वेंट्स है, हमें ये चेक करना है कि वो प्योर है या इम्प्योर है, तो उसका सबसे आसान तरीका क्या होगा है, आप उसका क्या फाइंड आउट कर लें, बॉइलिंग। आप देखिए आपके फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में या आप जिस लेवल से भी हो ना, आपके मेन प्रैक्टिकल में बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन फॉर एनी लिक्विड, और जब हम सॉलिड पढ़ेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन फॉर एनी सॉलिड जरूर सिखाया जाता है, क्योंकि ये वो तरीका है जो बहुत ही समझ लो आसान, और बड़ी आसानी से हम ये बात अज्यूम कर लेते हैं कि क्या ये प्योर है या फिर इम्प्योर। मतलब आप लोग ना ये भी कर सकते हैं, जितने भी आपके एरिया में वाटर फिल्टर प्लांट चल रहे हैं, आप ये देखना चाहते हो कि वो सही है या गलत है। सही है या फिर वो पानी कुछ पीने के काबिल है, वैसे तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप उसे बॉईल करके भी देख सकते हैं। लेकिन बॉईल करने का मतलब ये कि उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, नहीं आएगा कभी भी।
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम प्योर वाटर तो पीते भी नहीं है, हमारे पास होना चाहिए मिनरल वाटर, और मिनरल वाटर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस मस्ट बी प्रेजेंट, तो हमेशा उसका बॉइलिंग पॉइंट एक्सीडेड आना चाहिए, कम नहीं आना चाहिए 100 से। अगर 100 से कम है तो इसका मतलब है उसमें वाटर के अलावा कोई और लिक्विड भी मौजूद है। सही है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा? 100 से ज्यादा। चलिए आगे देखते हैं। मैंने तो ये लिखा बॉइलिंग पॉइंट के लिए, मैं अब आपसे जिसकी बात करने वाली हूँ वो मैंने लिखा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। सही है, हो सकता है आप लोग बीपी समझ के पता नहीं बायो पढ़ते हैं ना तो फौरन बस बीपी पे ही चले जाते हैं। सही है, वो तो तभी होता है या तो लो या फिर हाई जब पेपर सामने होता है। सही है, इसके अलावा तो आप लोग बहुत चिल माशाल्लाह से बच्चे हैं। सही, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मेरी ये पूरी डेफिनेशन सेम है। टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid becomes equal to the, और मैंने आगे लिखी सिर्फ एक ही बात, क्या लिखा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं ना जो सी लेवल के इक्वल है, अब आपका एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 atm। अच्छा, 1 atm का मतलब याद रखना है, आप लोग ना इसे भूल जाते हैं। 1 atm का मतलब 760, 1 atm का मतलब 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। 1 atm का मतलब 101300 पास्कल और 14.7 psi। मैं आपसे किसी भी यूनिट में कह दूं इसका मतलब है ये सब किसके बराबर है? हम 1 atm। हमारे पूछने का तरीका क्या होगा? अलग। सही है, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट यानी अगर आप कराची के अंदर पानी को बॉईल करते हैं किसी लिक्विड को तो जो टेम्परेचर आएगा ना वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कह रहा है। क्यों? क्योंकि सी लेवल या आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 180। सही है, मेरे लिए डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, ये 101325 का एक ही बात है, राउंड ऑफ मैंने राउंडेड वैल्यू लिखी, 325 लिखते हैं 300 लिखते हैं, दोनों चीजें सेम। नेक्स्ट वन, अगर मैं आपसे कहूं फैक्टर्स, लेकिन फैक्टर्स पर जाने से पहले ये भी बता दूं बॉइलिंग पॉइंट को मेजर किससे करते? थर्मोमीटर्स। तो उसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट का यूनिट क्या होना चाहिए? डिग्री सेंटीग्रेड, और उसका ऐसा यूनिट क्या होगा? केल्विन। सही है, बहुत ही मामूली बात है ये, लेकिन ना हम इसको सोचते नहीं, और जिस पर बच्चा सोचता नहीं है ना वो हमारे लिए पूछना बड़ी आसान बात है। जैसे कि हालांकि हम पढ़ाते हैं वेपर प्रेशर, लेकिन बच्चा लिंक ही नहीं कर पाता है कि प्रेशर की यूनिट से इसका कोई ताल्लुक होगा, कहते नहीं ये तो जो है वो लिक्विड है, भाई प्रेशर से तो लिंक बन रहा है ना, तो वही है। फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट आपको याद रहना चाहिए थर्मोमीटर, और थर्मोमीटर नॉर्मली हम जो लैब में यूज करते हैं दैट इज सेंटीग्रेड, लेकिन अगर हम ऐसा यूनिट लेना चाहेंगे तो क्या होगा? केल्विन। फिर आते हैं फैक्टर्स। बॉइलिंग पॉइंट का पहला फैक्टर अगर मैं आपसे कहूं तो मैं आपको बता चुकी हूं, नहीं अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इम्प्योरिटी। जितना लिक्विड इम्प्योर होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा? ज्यादा, कम नहीं होगा। तो एमसीक्यूज में वैल्यूज रट के नहीं जाना है, हो सकता है 3 वैल्यू कम हो और एक वैल्यू क्या हो? ज्यादा। हम आपको पूरी सिचुएशन बना के दे दें एक्सपेरिमेंट की और फिर आपसे ना कि बेटा ये जो है वो लिक्विड था, हमने इसके अंदर ये भी ऐड कर दिया, ये भी ऐड कर दिया, ये भी ऐड कर दिया, बताओ उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी क्या हो सकता है? तो उसका एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा? ज्यादा। जितनी इम्प्योरिटी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होने के क्या होंगे? चांसेस। नेक्स्ट, फिर आते हैं नेक्स्ट वन। मैं इम्प्योरिटी के बाद अब जिस पे बात करूंगी ना दैट इज नोन एज प्रेशर। सही है, क्या कहा मैंने? प्रेशर। मैं सिर्फ प्रेशर ना कहूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह दूँ तो एक ही बात चलेगी, ये याद रखिएगा। प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में कैसा लिंक बताना? डायरेक्ट। इसका मतलब है प्रेशर ज्यादा कर दूं एटमॉस्फेरिक तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा? ज्यादा हो जाए। प्रेशर एटमॉस्फेरिक कम कर दूं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम हो जाएगा। इस बात को समझना जरूर, क्योंकि यहीं से फिर की एमसीक्यू बनता है।
क्या है ये बात, चलो देखते हैं। ये रहा मेरे पास एक सी लेवल, और सी लेवल का मतलब है, मैंने आपको बता दिया यहाँ कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 180। फॉर एग्जाम्पल हम कराची में हैं, इससे ज्यादा हाइट पे जाना शुरू हो जाए, नारायण, तवान, कश्मीर, गिलगित, सही है, स्कर्दू, हम जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हैं, जैसे जैसे हम कहाँ जा रहे हैं, हाइट पे जा रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है, कम। सही है, इसका मतलब है, बहुत आसान सी बात है, आप हाइट इंक्रीज करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम। और अगर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम। तो आपसे अगर डिफरेंट हाइट दे दी जाए कि भाई गिलगित की इतनी हाइट पर मैं मौजूद हूँ, मैं कश्मीर की इतनी हाइट पर मौजूद हूँ, मैं जो है नारायण की इतनी हाइट पर मौजूद हूँ, या डिफरेंट किसी भी वर्ल्ड वाइड हम जो है वो बात कर लें, हाइट दे दी जाए, तो ये बात याद रखनी है कि हाइट अगर जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम से कम होगा। माउंट एवरेस्ट पे चली जाऊंगा मैं, 260 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर मौजूद है, मैंने इस यूनिट में बात की, सही, इतना कम प्रेशर मौजूद है। सोचे 1 एटीएम से रुपए हम कितना ही करेंगे, इसलिए मैंने वो वैल्यू भी ली, 260 मौजूद है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट हो गया वहां पर 50 बिलो। इसका मतलब आप हाइट पे जाते जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा। तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में कैसा लिंक है, आपने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन मैं आपसे कहूँ बॉइलिंग पॉइंट और हाइट में कैसा रिलेशन है। हाइट जिसे मैं बार बार कह रही हूँ उसे मैं एक और वर्ड से भी पूछ सकती हूँ, दैट इज नोन एज एल्टीट्यूड। आप जितना हाई एल्टीट्यूड पर जाते जाएंगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम से कम होगा। तो आपसे सवाल बनता है, ये पूरा डेटा देकर वाटर बॉइल्स फर्स्ट एट, तो वाटर बॉइल्स फर्स्ट एट आपको देखना पड़ेगा, क्या मैंने प्रेशर दिया, तो जहाँ पे प्रेशर कम से कम होगा बॉइलिंग पॉइंट कम से कम। प्रेशर से तो निकालना आसान बात होगी क्योंकि प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डायरेक्ट। लेकिन अगर आपको एल्टीट्यूड दिया गया है तो एल्टीट्यूड जितना ज्यादा से ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम से कम, वहां पे कोई भी लिक्विड जल्दी बॉइल हो जाएगा, सही है, 100 तक नहीं जाएगा। सिमिलरली ये सिर्फ एल्टीट्यूड की ही बात नहीं है, ऐसे भी एरियाज हैं जो आपके पास, जैसे लाइक आपने भी बोला ना कि हाइट ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, पानी जल्दी बॉइल हो जाएगा, तो फिर जो लोग उस एरियाज में रहते हैं तो फिर वहां पे अगर हम जाते हैं ना तो हमें ये सुनने को मिलता है खाना देर से पकता है, टाइम ज्यादा लगता है। बिल्कुल, हमने इसके लिए एक बड़ा अच्छा सा जो है वो ऑपरेटर डिजाइन किया व्हिच इज नोन एज द प्रेशर कुकर, सही है। वहां पर वो डिजाइन इसलिए किया गया है, असल में वो डिजाइन करने की एक और लॉजिक भी थी, आर्म फोर्सेस तो फिर लोग हैं, आर्म फोर्सेस तो उससे भी ज्यादा एल्टीट्यूड पे रहते हैं, उनकी जिंदगी कैसे गुजरेगी, तो वहां पर कुकिंग टेक्स लॉन्गर टाइम एट हाई एल्टीट्यूड। उसका रीजन ये, पानी बजाय 100 तक जाने के 25 30 50 55 पर बॉयल हो होकर खत्म हो जाता है, तो मीट पल्सेस बीन्स जितनी भी चीजें होती है ना वो वहीं की वहीं पड़ी है, सही है। अब पानी आप उसके अंदर मजीद ऐड करते हैं, फिर पानी ऐड करते हैं, फिर पानी ऐड करते हैं, इस वजह से टाइम क्या लगता है, ज्यादा। कभी आपने प्रेशर कुकर यूज किया हो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूरे ऑपरेटर्स में इतनी खास बात नहीं है, पता नहीं किया है नहीं किया है, सही है, लेकिन देखा तो जरूर होगा। पूरे ऑपरेटर्स में एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है उसका लेड बड़ा हैवी होता है और उसको हमें टाइटली सील करना पड़ता है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम आउटसाइड प्रेशर से इनसाइड प्रेशर क्या करते हैं, ज्यादा। प्रेशर ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, सही है। इसका मतलब वो पानी 100 पे बॉईल नहीं हो रहा, पानी किस में बॉईल हो रहा होगा, 120 130। जब तक पानी बॉईल होता है तब तक मीट पल्सेस बीन जो भी आपने करना होता है ना वो सारा का सारा वहां पे कुक हो चुका होता है। तो जब आप प्रेशर कुकर खोलते हैं तो वो चीजें आपके पास जो है वो बहुत ही अच्छी हालत में नजर आ रही होती है, वहां पे हमें वाकई में पानी एक अलग नजर आ रहा होता है और कंटेंट अलग नजर आ रहा होता है, फिर हम उसको निकाल के जो है उसको प्रॉपर कुकिंग की हालत में लेकर आते हैं। तो दैट इज द रीजन, ये उन एरियाज के लिए ही बनाया गया था, लेकिन आप देखते हैं कराची में जब हम उसे यूज करते हैं और वो एनआरटी से यूज करते हैं, सही है ना,
तो फिर उसका ख्याल ना रखे तो खुदा ना खास्ता फिर वो कुकिंग पॉट में कोई चीज नजर नहीं आती, वो सब इधर उधर होती है पूरे किचन के अंदर। तो बार बड़ी डेंजरस कंडीशन है। मैं यही चीज आपको यहाँ पे बताने है कि अगर एल्टीट्यूड पे ना जाए कहाँ पे चले जाए, बेसमेंट में जाके हर एक से काम होता नहीं है। बाहर ममालिक में चले जाएं तो वहां पर अक्सर जिंदगी की जो चीजें चल रही होती हैं, खासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज में, सही है, वहां पर अंडरग्राउंड बहुत सारी चीजों को बनाया जाता है और वहां फिर इतनी आसानी से हर एक ना सर्वाइव नहीं कर पाता। तो सिर्फ फौरी तौर पर ब्रेथिंग इशू जो है वो डेवलप होता है। और आप लोग तो सब एंटीकेट के स्टूडेंट्स हो, आप जानते हो कि ब्रेथिंग के लिए लंग्स प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर के दरमियान बैलेंस रहना क्या है, जरूरी है। वरना अक्सर हम कभी घूमने के लिए जाते हैं और हिली एरियाज पे जाते हैं तो बस फिर सांस ही लेते रहते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही होती है हमें, फिर हम किसी काबिल नहीं रहते हैं। घूमना शूमना तो कहीं और ही होता है, हम एक कोने पे पड़े हुए होते हैं और बाकी लोग घूम रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी जो है मतलब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उस चीज से वाकिफ ही नहीं, वहां के लोगों को ऐसा मसला नहीं है। इसीलिए आहिस्ता 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 ग्रेजुअली हम पे उस चीज के आगे होते हैं। पहली बार में तो हाइट सिकनेस ही मार देती है, लेकिन दूसरी बार में और वो घुटन का एहसास नहीं होता है क्योंकि प्रेशर कम होता जाता है, फिर ऑक्सीजन कम हो गई है, वो लंग्स उसे जो है वो क्या कर रहे होते हैं, फौरी तौर पर नहीं कैप्चर करते। और हम सांस कैसे लेते हैं, मुंह खोल खोल कर सांस लेते हैं। और जब हम वहां खुदा न खास्ता किसी डॉक्टर को दिखाएं तो वो बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं, आप सांस ऐसे लीजिए प्रॉपर मुंह बंद करके ताकि ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा कैप्चर है। वरना आपके पास जो ऑक्सीजन है भी वो भी जो है वो आप एक्सहेल करके बाहर निकाल। तो ये सारी सिचुएशन ये सब साइंटिफिक पैटर्न से आया है। तो अगर हम डेप्थ वाली जगह पे जाते हैं, जैसे कुछ बच्चों के लिए बेसमेंट में बैठकर क्लास लेना बहुत मुश्किल है, फौरी तौर पर उनकी तबीयत खराब हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो डेप्थ में जा रहे हैं इसका मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या फर्क पड़ना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, ज्यादा। इसका मतलब ये है कि आपके ये पूरी बात याद रखनी है बॉइलिंग पॉइंट के लिए कि डेप्थ वाली जगह पर देर में बॉयल होना है और एल्टीट्यूड वाली जगह पर जल्दी बॉयल। और आप लोग इसको उल्टा लिख कर आ जाते हैं, सही है, डेप्थ वाली जगह पर देर में बॉयल होगा यानी अपने ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा। हम एमसीक्यू इतना अच्छा बनाते हैं इसमें कि उस लिक्विड का ओरिजिनल एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट भी लिख कर दे देते हैं। सिर्फ वो हिंट होता है ये बताने के लिए कि देखो आंसर आप कैसे पिक करोगे, इससे कम वाला पिक करोगे या फिर इससे ज्यादा वाला। सही है, तो इन तमाम बातों का जरा ख्याल रखिएगा। बाकी ये था बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। किसी के चैनल में कोई सवाल है तो बताएं, नोट डाउन करना है करें, मैं उसको इरेज कर आपने पॉइंट बताया जब हम बेसमेंट में रहेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, जिसमें कुकिंग ज्यादा फास्ट होगी, स्लो हो जाएगी। प्रेशर कुकर में फास्ट होती है स्लो होगी? नहीं, लाइक जो अभी आपने पॉइंट नहीं नहीं, प्रेशर कुकर में क्या प्रेशर कुकर में होता है Fast. फास्ट हो जाता है। यही ना, जब तक पानी बॉयल होता है तब तक बाकी चीजों को मौका मिल जाता है। बॉइलिंग बेसमेंट पॉइंट में जो बॉइलिंग पॉइंट जैसे हम आप बता रहे थे एक्चुअल से कम होगा या ज्यादा होगा। जब आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डेफिनेटली ज्यादा होगा क्योंकि दोनों डायरेक्टली पिक्चर लेनी है तो लीजिए कोई भी और उसके बाद हम आगे बढ़े। हमें डन की बात है। क्या इन दोनों प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड को जानते हैं? क्या क्या लिखना है मैंने? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी किसे कहा जाता है? फॉर द थिन लिक्विड्स।
और थिक लिक्विड्स का मतलब जहां पे कौन सी फोर्स होती है, रेजिस्टेंस, जिसको आप ड्रैगिंग फोर्स भी कह सकते हैं। यानी हर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर एक ड्रैगिंग फोर्स लगाता है जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और इस रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट को आप फ्लूइडिटी नहीं कहते हैं बल्कि उसका रेसिप्रोकल होता है, दैट इज नोन एज विस्कोसिटी। सही है, यानी ये रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल ऑफ फ्लूइडिटी। सही है, किसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्लूइडिटी। इस विस्कोसिटी को अगर मैं कहूं फैक्टर से याद रखना तो उसका पहला फैक्टर है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब मैं आपसे कभी ये कह दूं ना कि वेजिटेबल ऑयल और वाटर बताओ दोनों में से किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, तो आप फौरी को बता देंगे कि किसके लिए ज्यादा है, वेजिटेबल ऑयल। लेकिन क्यों ज्यादा है उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा किसी प्रॉपर फैक्टर से, और उसके ना कौन हेल्प करेगा आपको, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, और कौन हेल्प करेगा, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। साइज जितना स्मॉलर होगा विस्कोसिटी उतनी ही क्या होगी, कम। साइज जितना ज्यादा होगा, जितने नंबर ऑफ एटम ज्यादा होते चले जाएंगे उतनी ही विस्कोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा। सही है, इसी तरह शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल जितना कॉम्प्लेक्स है विस्कोसिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। सही है ना, शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, जितना कॉम्प्लेक्स है। अब हम अक्सर अपनी जो है वो रेगुलर क्लासेस में रीजन याद करके जा रहे होते हैं कि हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। तो कोई वहां पे डायपोल डायपोल फोर्सेस बता रहा होता है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता रहा होता है। ये उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन नहीं है। वहां पर हनी का मॉलिक्यूलर मास वाटर के मॉलिक्यूलर मास से ज्यादा है। इसका मतलब है उसका शेप क्या है, कॉम्प्लेक्स, उसका साइज क्या है, ज्यादा, इसीलिए उसकी विस्कोसिटी क्या है, ज्यादा। हर जगह पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अब आ जाए यहाँ पर साइज ऑफ मॉलिक्यूल और शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बाद जो हमारा सबसे कॉमन फैक्टर है विस्कोसिटी के लिए, वो क्या बनता है, टेम्परेचर। क्या आप जानते हैं कि टेम्परेचर का इम्पैक्ट विस्कोसिटी पर क्या होता है, कोई रूटीन लाइफ से एग्जांपल निकाल के बता। बस हनी को तो हम फ्रिज में रखते हैं। बिल्कुल, विंटर सीजन ही ले लीजिए, वहां पर आपको फिर हनी या फिर वेजिटेबल ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल को फ्रीज करने की जरूरत भी नहीं है। टेम्परेचर कम तो विस्कोसिटी ज्यादा। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर और विस्कोसिटी में डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। टेम्परेचर और विस्कोसिटी में कैसा रिलेशन है, रिवर्स। यानी टेम्परेचर कम विस्कोसिटी ज्यादा, या टेम्परेचर ज्यादा और विस्कोसिटी कम। अच्छा, फिर एक और फैक्टर निकालते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बताइएगा जरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है और क्या इम्पैक्ट हो सकता है। डायरेक्ट डायरेक्ट होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, रेजिस्टेंस फोर्स यानी ड्रैगिंग फोर्स, यानी जिनके दरमियान होगी ही बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग वो ज्यादा ड्रैग करेगी, जिनके दरमियान बाइंडिंग वीक होगी वो कम ड्रैग करेगा। ईथर कम विस्कस है वाटर के मुकाबले, वाटर ज्यादा विस्कस है अल्कोहल के मुकाबले। क्यों है, क्योंकि वाटर में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल में है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और ईथर में है डिस्पर्जन और लेटेंट डिस्पर्जन फोर्सेस। जिसमें फोर्सेस स्ट्रॉन्गर, उसके लिए विस्कोसिटी जो है वो क्या होगी, ज्यादा। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और विस्कोसिटी में कैसा लिंक निकलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग हम लिक्विड को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेचर ऑफ लिक्विड के अकॉर्डिंग। नेचर ऑफ लिक्विड के अकॉर्डिंग हमारे पास एक बनता है विस्कस और एक क्या बनता है, नॉन विस्कस। विस्कस की एग्जांपल आप लोगों के पास है दिमाग में,
लेकिन वाटर इटसेल्फ विस्कस है अगर उसके कंपैरिजन पर लिखा है। वाटर इटसेल्फ नॉन विस्कस है इन कंपैरिजन ऑफ हनी। इसका मतलब ये देखना है कि आप किस लिक्विड को कहां पर किससे कंपेयर कर रहे हो। कुछ लिक्विड देखने में नहीं अपनी थिक लेयर्स को शो कर देते हैं, उन्हें तो आपने डायरेक्टली कह दिया विस्कस। लेकिन कुछ लिक्विड्स को जब तक आप इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं करते हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम हमें पता होना चाहिए, दैट इज डिजिटल विस्कोमीटर, वो भी हमें बता देता है। यानी मैं एक अल्कोहल बॉटल लूं, परफ्यूम बॉटल और वाटर लूं, दोनों देखने में देखें थिन लिक्विड लगेंगे, आप दोनों को कहेंगे नॉन विस्कस है। लेकिन अगर मैं विस्कोमीटर पर लेकर जाऊं तो वाटर की विस्कोसिटी ज्यादा होगी और परफ्यूम बॉटल में मौजूद परफ्यूम की विस्कोसिटी कम। सही है। तो बास मर्तबा लिक्विड देखकर तो हम पहचान रहे, लेकिन बास मर्तबा जहां पर हम नहीं पहचान सकते हैं वहां पर भी हमें पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ लिक्विड मस्ट बी ऑफ टू टाइप, विस्कस है नॉन विस्कस। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा एमसीक्यूज के अंदर कि कौन से लिक्विड को किससे कंपेयर करके सवाल पूछा गया है। आप ये दिमाग में नहीं रख के जा सकते कि वाटर ऑलवेज नॉन विस्कस। आपके दिमाग में रख के नहीं जा सकता कि हनी इज ऑलवेज विस्कस। क्या पता हनी के कंपैरेटिव मैंने कोई और लिक्विड दिया और उसकी विस्कोसिटी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब वेपर प्रेशर बढ़ा तो उसकी यूनिट पर प्रेशर की यूनिट, जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो उसकी यूनिट पर, विस्कोसिटी बढ़ है तो उसकी भी अपनी क्या है यूनिट है। जो कॉमन यूनिट है ना, आप उसे जिस नाम से जानते हैं वो क्या है, पॉइस, यहाँ पर सेंटीपॉइस। लेकिन इसका एक अपना एस आई यूनिट भी है, और वो एस आई यूनिट आपको याद रखना है और एक बार वेरीफाई कर लेना है कि क्या मैंने आपको ये बात सही बताई या आपको बुक खोलने पर मजबूर कर दिया, विच इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। क्या वाकई ये विस्कोसिटी की एसआई यूनिट है या नहीं है। और दूसरी एक और बात, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, जैसे आप ये जानते हो ना 1 ग्राम कंटेन्स 1000 मिलीग्राम्स, जैसे आप ये जानते हो कि केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीग्रेड में 273 ऐड करते हैं। इसी तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस एसआई यूनिट का कॉमन यूनिट के साथ क्या बॉन्ड है, क्या लिंक है, कितनी वैल्यूज के बराबर है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ये इसका की पॉइंट है। आपको ना सिलेबस में ये प्रॉपर्टी नहीं नजर आएगी, लेकिन जाएंगे पर्ची के पास के ऊपर उठा के देखें आप अगर की पॉइंट्स, तो आपको वहां पे इससे रिलेटेड सवाल नजर आ सही है। बाहर ये था विस्कोसिटी। सरफेस टेंशन के लिए मैं आपको सिर्फ 4 मिनट दूं, आपको जो भी मालूम है ना वो 4 सेंटेंसेस में मुझे यहाँ लिख दें। सरफेस टेंशन जैसे नोट्स में ना इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसकी, एक क्यू की जो बुक है दी है ना उसमें विस्कोसिटी के साथ। yes, हाँ, तो ठीक है, ये बनाना चाहिए। क्विकली सरफेस टेंशन, जो कुछ भी जानते हैं वो 4 सेंटेंसेस में आपके पास होना चाहिए।
Quickly, 1 minute left. सरफेस टेंशन लिक्विड की खास प्रॉपर्टी है। मैं यहाँ आपके सामने लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ कर रही हूँ और आप इन मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड मुझे बताएंगे बारे। सही है, अब जरा बोर्ड पे देखिएगा और मुझे बताइएगा। दो तरह के लिक्विड मैं यहाँ पर चूज करूंगी, एक सरफेस का लिक्विड और एक जो है वो डाउनवर्ड लिक्विड, कोई भी इनर वॉल से रिलेटेड या फिर इनर साइड से रिलेटेड। जैसे मैंने ए मॉलिक्यूल कहा, वहां राइट साइड की फोर्स लेफ्ट साइड की फोर्स से क्या है बैलेंस, और डाउनवर्ड फोर्स किसी अपवर्ड फोर्स से बैलेंस नहीं। इसको मैं ऐसे कह सकती हूँ इनवर्ड पुल ऑफ द मॉलिक्यूल। सही है, लेकिन ये जो बी मॉलिक्यूल है राइट साइड लेफ्ट साइड इक्वल, अप साइड और डाउन साइड भी क्या है इक्वल। सही है, इसका मतलब है कि आपको हमेशा सरफेस के मॉलिक्यूल्स इनवर्ट पुल पे नजर आते हैं लेकिन इंटीरियर मॉलिक्यूल्स इनवर्ट पुल पर नजर नहीं आते जब तक कि वो कुछ सरफेस पर ना आ जाए। एंड दैट इनवर्ट पुल just like a membrane is called as the surface tension। इसको आप दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर वन, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी इस इनवर्ट पुल के लिए कितनी फोर्स कितनी लेंथ पर अप्लाई की गई। दूसरी बात, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं वर्क डन पर एरिया, यानी कितना काम हो रहा है पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर। सही, वर्क डन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कह दीजिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं इस लेंथ को मीटर में नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? कोई बहुत ज्यादा ग्रेटर नंबर ऑफ कंटेनर नहीं देख रहे, बड़ी स्मॉलर सी लेंथ देख रहे हैं, तो इट मस्ट बी इन द सेंटीमीटर। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ दैट इज यूनिट फोर्स आ जाए डाइन और पर क्या आ जाए सेंटीमीटर, दैट इज सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम याद है क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम्स सेकेंड। और यहाँ पर सीजीएस सिस्टम में मैंने न्यूटन की बजाय क्या लिखा है? डाइन। सही है, अब आप लोग इसमें पता नहीं कहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये सब एक यूनिट है। सही है, अब आगे बढ़ते हैं। डाइन पर सेंटीमीटर के बाद वर्क डन मैं यहाँ पर अगेन किसी जूल्स में या किसी और यूनिट में ना लूं, मैंने इसे लिया अर्ब्स और किस में ले लिया? पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि ना सिर्फ हमने सरफेस टेंशन की डेफिनेशन बल्कि साथ साथ उसकी यूनिट को भी क्या किया है? डिफाइन। लेकिन ये वही बात है, कभी छोटी क्लासेस में जूनियर क्लासेस में आपने अगर ड्राइंग की हो तो आपने हमेशा कंटेनर में लिक्विड बनाया है कर्व। सही है, आपने उसे कर्व ही बनाया है, आपने कभी इसे इस तरह बना दिया। सही है, तो इसका मतलब है कि बचपन से साइंटिफिक कुछ प्रॉब्लम्स हैं, डिफॉल्ट सेटिंग्स। सही है, तो ये जो इन्वर्ट पुल है ये कहलाता है सरफेस टेंशन। अब ये वही वाली बात है, अभी से आपको इसका एक फैक्टर पता चल गया, मैं ना भी बताऊं ना तो आपको इसका एक फैक्टर ऐसे पता चला, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी सरफेस टेंशन भी उतनी ही ज्यादा, यानी सरफेस टेंशन उतनी ही ज्यादा होगी जितने इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी? ज्यादा। जैसे मैं आपसे कहूँ वाटर में सरफेस टेंशन ज्यादा होगी या मिथाइल अल्कोहल में, तो आप कहेंगे वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड। सही है, अब आपको ये पहचानना आ गया क्यों। और आप वाटर बॉटल को भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी तरह एक मेम्ब्रेन की तरह ट्रेवल करते हुए नजर आता है फ्रॉम द सरफेस। अच्छा, फिर टेम्परेचर के लिए क्या कहते हो वैसे? टेम्परेचर और सरफेस टेंशन में क्या लिंक है? कैसा बने? मैं इसी कंटेनर को हीट करना शुरू कर दूं, चले ये रहा मेरा कंटेनर और मैंने इसे बर्नर प्रोवाइड कर दिया और मैंने इस लिक्विड को हीट करना शुरू कर दिया। आपका क्या ख्याल है, ये मेम्ब्रेन मुझे नजर आए? नो,
क्या ये सरफेस मॉलिक्यूल्स मुझे नजर आएंगे? नो। क्या ये लेयर इसी तरह बनी रहेगी? नो। तो फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड क्या होना शुरू हो जाएगा, वेपोराइज। इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन क्या हो रही है, कम। तो इसका मतलब टेम्परेचर और सरफेस टेंशन में कैसा लिंक है, इनवर्सली। सही है। अच्छा, एक कहानी और भी है इसमें सरफेस टेंशन से रिलेटेड। मैं अगर आपसे यहाँ पर सरफेस टेंशन का एक और फैक्टर मालूम करना चाहूँ तो आप लोग क्या करोगे? सोचो। नीचे एवोप्रेशन कैसे? somehow एवोप्रेशन एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन वॉलेटाइल लिक्विड्स, वॉलेटाइल लिक्विड्स सरफेस पे रहेंगे नहीं, इनवर्ट पुल कैसे करेंगे, उनके दरमियान जो होती है वीक फोर्सेस, वो तो तेजी से क्या होना शुरू हो जाएंगे, एवोप्रेट। तो इसका मतलब है जहाँ पर रेट ऑफ एवोप्रेशन ज्यादा होगा वहां सरफेस टेंशन क्या होगी, कम। जहाँ रेट ऑफ एवोप्रेशन ज्यादा होगी वहां सरफेस टेंशन क्या होगी, कम। सही। अच्छा, एक और, क्या आपने कभी थर्मामीटर देखा है और वहां पर आपको एक रेड लाइन इंक्रीज होती हुई नजर आती है? सही है ना। रेड लाइन किस मेटल की थी, मर्करी, है ना। और वो मर्करी आपको इस तरह का एक मेनिस्कस बनाता हुआ नजर आता है। आज से अपने लिए हम फिर से एक करेक्शन करते हैं, जिसे मैंने बार बार लेयर ऑफ लिक्विड कहा, ये सरफेस ऑफ लिक्विड कहा। उसे हम ना तो लेयर ऑफ लिक्विड के नाम से पूछते हैं ना सरफेस ऑफ लिक्विड के नाम से पूछते हैं, हम उसे पूछते हैं क्या, मेनिस्कस। तो लिक्विड होते हैं दो तरह के, या तो वो बनाते हैं अपर मेनिस्कस या फिर वो बनाते हैं क्या, लोअर मेनिस्कस। सही है। और इसमें याद रखना है कि अपर मेनिस्कस और लोअर मेनिस्कस में मर्करी अपर मेनिस्कस बनाता है और वाटर क्या बनाता है, लोअर मेनिस्कस। सही है। यहाँ तक हम रखते हैं इन प्रॉपर्टीज को, लेकिन इन प्रॉपर्टीज 2 मिनट है, जो भी पिक्चर या जो भी नोट डाउन करना है कीजिए, उसके बाद मैंने आगे बढ़ना है। क्लास कैंसिल नहीं हुई, बारिश वाले दिन मैं सोची कोई है नहीं, ऑनलाइन भी होती है। फिर आप लोगों को एक बार मैंने कॉल करवाई, पता नहीं किसको कॉल की, सर ऐसा नहीं कि एक ड्यूटी क्लास लेने की क्लास है। नहीं, उन्होंने मेरी भी कॉल की, मैंने उनसे बोला कि आप बच्चों को बकायदा मेरे नाम से बोले, कॉल क्यों है। वहाँ पर शायद बच्चों ने आने से मना कर दिया, आपको भी सामने में बात, मैं उनसे कॉल करके बोला कि बिल्कुल भी हमारे लिए जितने भी दिन रहते हैं, मैंने हर दिन से बात की एक ड्यूटी क्लास एडजस्ट है। तो फिर बच्चे या फिर आदमी तो हम क्या, अब कल वो वीक शामिल होते हैं। क्या कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस जान, कौन सी फोर्सेस के नाम लिए आप लोग तो ऐसे देख रहे हैं मुझे जैसे पता नहीं क्या हो गया। कौन सी फोर्सेस, कोहेसिव, और कौन सी फोर्सेस, नाम सुना है कभी, जरा बता दें क्या होती है? वो वो तो चेहरे ने ही बता दिया था कि मिस अगर यस कह दिया तो मिस ने अगला सवाल यही करना है कि बता दें। तो इससे क्वेश्चन करती है कि मॉलिक्यूल आपस में जो बाइंड करते हैं उसको कोलिजन कहते हैं, एडिशन होती है वो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल कवर। बहुत आसान सी बात है, फोर्सेस अमंग सेम मॉलिक्यूल्स, है ना, अमंग सेम मॉलिक्यूल्स। सेम मॉलिक्यूल्स का मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल का लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसे आप क्या कहेंगे, कोहेसिव। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, कोहेसिव फोर्स। सही है। इसी तरह डाइपोल डाइपोल कोहेसिव फोर्स। लेकिन एडहेसिव फोर्स किसे कहते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग डिफरेंट मॉलिक्यूल। और डिफरेंट मॉलिक्यूल का मतलब यहाँ पर इस वक्त मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट बन गया है कि कंटेनर में जहां पे हमने लिक्विड रखा है
एक तो वो फोर्स हो गई जो उसके अपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, लेकिन एक वो फोर्स भी है जो उसकी कंटेनर के मॉलिक्यूल्स के साथ है, और उसे आप क्या कहेंगे? एडहेसिव। मेरे पास दो बीकर हैं, एक में जो है वो डाई इथाइल ईथर मौजूद है और एक में वाटर। मैंने डाई इथाइल ईथर को एक बॉटल में निकाला और उसे स्टोर कर दिया और उस बीकर को इन्वर्टेड करके रख दिया। मैंने वाटर को भी लिया और उसे डिस्टिल्ड वाटर बॉटल में रख दिया और मैंने उस बीकर को भी इन्वर्टेड कर दिया। थोड़ी देर के बाद आके मेरे जहन में नहीं रहा कि मैंने मार्किंग नहीं की थी कि बीकर कौन सा हिस्सा है। सही, बताओ मैं कैसे पहचान? और टेम्परेचर से थोड़ा सा वो कूल होगा, वो नॉर्मल रहेगा। मुझे एक बार क्वेश्चन था, टेम्परेचर तो उनका रूम टेम्परेचर बन गया ना। पर हमने इसको वो हमने जो अल्कोहल वाला निकाला जो डाइथाइल उसको थोड़ा ठंडा होता है तो थोड़ी देर के बाद आने के बाद रूम का टेम्परेचर सेम हो जाएगा क्योंकि वो रूम टेम्परेचर का तब। और जो वाटर था एक बीकर में, उसे निकाल के डिस्टिल्ड वाटर बॉटल के अंदर बीकर को इन्वर्टेड रख दिया, बीकर खाली हो गया ना। फिर उसके बाद एक में डाई था ईथर था, उसको मैंने एक वाटर में स्टोर कर लिया और उसे भी इन्वर्टेड रख दिया। मैंने इनको रखा, थोड़ी देर के लिए चले गए, एक आध घंटे के बाद वापस आई, मुझे बीकर पहचानना है कि किसमें डाई था ईथर था और किसमें था वाटर। है ही नहीं ना, वो खाली है। इसमें वोलेटाइल होगा जो वो तो वैनिश हो जाएगा, पता चल जाएगा। यस, जो डाई था ईथर वाला बीकर होगा ना, क्लीन होगा, ट्रांसपेरेंट। लेकिन जो वाटर वाला बीकर होगा ना, इन्वर्टेड, उसकी साइड वॉल पर ड्रॉप्स आ गए। आप पानी के किसी ग्लास को कितना भी धो के रख दें, आप देख लो उसकी साइड वॉल पर कुछ ना कुछ क्या क्या आते हैं, ड्रॉप्स आ रहे होते हैं, वेपर्स आ रहे हैं। और ये पहचान है कि यस, इसका मतलब दोनों लिक्विड थे, लेकिन एक में एडहेजन फोर्स ज्यादा थी और एक में कोहेसिव फोर्स क्या थी, ज्यादा थी। तो इसका मतलब है कि जिसमें एडहेजन फोर्स ज्यादा होती है वो कंटेनर के साथ स्टिक रह जाता है, और जिसके अंदर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होती है वो एक मॉलिक्यूल के जाने के बाद दूसरा मॉलिक्यूल भी चला जाता है। जैसे आप सब में कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, एक को कह दो ना कि प्राइज लेने के लिए चले जाए, सही है, तो माशाल्लाह सब जाएंगे कोहेसिव फोर्स एक के बाद एक। सही है, बॉन्डिंग अच्छी है, क्योंकि किसी को भी इस क्लास से अच्छी बॉन्डिंग नहीं, इसकी दीवारों के साथ नहीं है बॉन्डिंग। सही है, तो कोहेसिव फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल्स यानी सेम मॉलिक्यूल्स, और एडहेसिव फोर्स हमें समझ आती है। लेकिन इसके बाद या इस बात को करने की तरफ मेरा क्या इशारा है वो आपको समझाना है। एक्चुअली लिक्विड होते हैं दो तरह के, एक वो जिसमें कोहेसिव फोर्सेस होती हैं ज्यादा एज कंपेयर टू द एडहेसिव फोर्सेस, और एक वो लिक्विड होते हैं जिसमें क्या होती हैं, एडहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं ज्यादा एज कंपेयर टू द कोहेसिव। आप में से किसी ने सवाल ही नहीं किया क्या मिस लिक्विड के अंदर दोनों फोर्सेस हैं, तो मैं कहूंगी यस, लेकिन दोनों बैलेंस नहीं है। इसके लिए याद रखना है कि अच्छा जहां कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है, इसकी एग्जांपल ऐसे याद रखो जितने भी वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं लाइक मर्करी, अल्कोहल, ईथर, सही, ये सारे के साथ। और जहां पर भी एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस की मैंने बात की है, इसका मतलब है वाटर एंड वाटर कंटेनिंग जितने भी लिक्विड्स होंगे वो उसकी क्या है, एग्जाम्पल। जितने भी आपके पास एडहेसिव फोर्स जहां पे ज्यादा होती है वो बनाते हैं लोअर मेनिस्कस, लोअर मेनिस्कस, कॉनकेव मेनिस्कस। और जितने भी आपके पास कोहेसिव फोर्स वाले होते हैं वो कौन सा मेनिस्कस बनाते हैं, अपर मेनिस्कस, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। तो आपसे कभी पूछा जाता है व्हाई मर्करी फॉर्म्स अ कॉन्वेक्स मेनिस्कस, तो आप जवाब देते हैं जस्ट बिकॉज दे हैव द कोहेसिव फोर्सेस ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्सेस। सही है। अच्छा एक और बात, सरफेस टेंशन इन दोनों में से किसकी ज्यादा होगी, सरफेस टेंशन दोनों की ही ज्यादा हो सकती है। अभी मैंने लेकिन एक एग्जांपल भी दी थी, मरकरी और वाटर दोनों में ही क्या मौजूद है, सरफेस टेंशन। तभी तो ये क्या बना रहे हैं, इनवर्ट पुल और आउटवर्ड पुल। सही, तो ये भी याद रखना है। अच्छा एक और बात, कैपिलरी रिएक्शन इन दोनों में से कौन दिखाएगा, कैपिलरी रिएक्शन किसी को याद है क्या होता है,
तो पानी पानी सिंपल, आप तो बहुत अच्छे से जानते हो कि प्लांट्स में अगेंस्ट द ग्रेविटी रूट्स वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करके सही किस तरह अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट तक लेके जाते हैं। और कुछ नहीं तो आप जितने भी फ्रूट जूसेस ले रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रॉ, और कुछ नहीं तो दैट इज अ फाइन कैपिलरी व्हिच इज प्रेजेंट इन द ऑल परफ्यूम बॉटल्स। सही, और कुछ नहीं तो आपके जितने भी वाटर फ्लास्क होते हैं उन सबके अंदर भी ये मौजूद है। कैपिलरी एक्शन की डेफिनेशन कहती है राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड, सही, along the small diameter tube। डायमीटर जितना स्मॉलर होगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी, डायमीटर जितना ज्यादा होगा स्पीड उतनी कम। तो कैपिलरी एक्शन इन दोनों में से किसमें होगा, कैपिलरी एक्शन इन दोनों में से किसमें ज्यादा होगा और किसमें कम, ये आप डिसाइड करके बताओ। जैसे कि आप जिस कॉपी पर लिख रहे हो, जिस कॉपी पर आप लिख रहे हो वो भी इसकी एग्जाम्पल बन सकती है। आवाज बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आता जब वो हेडिंग लगाते हैं तो उनका मार्कर या उनका पॉइंटर फैलना शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं ईच फोर ऑफ द पेज और द पेपर एक्ट लाइक द कैपिलरी ट्यूब, दैट्स व्हाई इंक इज स्प्रेड ऑन द ब्लॉटिंग पेपर और द फिल्टर पेपर। ये हम आपको रीजन सिखाते हैं, सही है। तो यहाँ पर अब आप मुझे डिसाइड करके बताओ कैपिलरी एक्शन किस में ज्यादा है और किसमें, कोहेसिव में ज्यादा और एडिसिव में ज्यादा। याद रहे लिक्विड खुद राइज हो रहा है, वैसे तो मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस है ना, तो एडहेसिव तो होती है ना कि किसी और मॉलिक्यूल से इसकी फोर्सेस हो, इसके अपने अंदर फोर्सेस है ना, तो वही एक्सट्री पोजीशन होती है जिस तरह। वो तो सिर्फ मॉलिक्यूल के पास है, वो तो वहीं के वहीं रह जाएगा। फिर कंटेनर या उस डायमीटर ट्यूब तो लिखा है बिल्कुल किसी एक ने सही बात की है, एडहेसिव। जब तक लिक्विड का मॉलिक्यूल कंटेनर के साथ लिंक नहीं बनाएगा उसे राइज या फॉल होने में हेल्प कौन करेगा। अगर सिर्फ लिक्विड का ही होता तो वो तो एवोपरेट कर जाए, उसे फिर राइज करने की जरूरत क्या है। ये बात याद रखें, जहाँ पर एडिसिव फोर्स ज्यादा है इसका मतलब है वहां कैपिलरी एक्शन क्या होगा, ज्यादा। जहाँ कोहेसिव फोर्स है वो सिर्फ वेपर प्रेशर या रेट ऑफ एवोप्रेशन बढ़ाए, सही। और इसीलिए मैंने अपनी बात वहीं से शुरू की कि आपका ये कॉन्सेप्ट सही हो जाए। एडिसिव फोर्स among the different molecules, among the different molecules फोर्स ज्यादा है इसीलिए उसे राइज या फॉल होने में टाइम लगता है। और अगर नहीं है तो फिर लिक्विड खुद ब खुद अपना काम करेगा। तो आप ये कहते हैं कि यस ऐसा हो रहा है, लेकिन अब जब आपने ये बात की ना कि हम अगेंस्ट द ग्रेविटी वाली बात और वाटर से रिलेटेड वाली बात, तो वहां पर एक और बात भी है। बाकी तमाम लिक्विड्स की कहानी एक जगह, लेकिन वाटर, प्योर वाटर और मिनरल वाटर की डिफरेंस एक अलग जगह। वाटर है ही सबसे डिफरेंट लिक्विड, इसीलिए हम उसको कहते ही यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए है क्योंकि उसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्सेस मौजूद है, और वो कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्ड। सही है। तो आप जो वहां पे प्लांट्स की अगर बात करते हो तो वो भी बड़ी अच्छी एग्जांपल है। स्टेम की वॉल्स उसे सपोर्ट करें ना करें, इतनी जल्दी वो कैसे राइज और फॉल करता है, उस वक्त उसे सपोर्ट करने वाला कौन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों, एक वाटर मॉलिक्यूल जाएगा, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। जो आप लोग इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस में पढ़ते हैं कि ट्रांसपायरेशन क्या हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। तो वाटर के लिए कहानी हम अलग कह सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कभी ये पूछा जाए तब भी वहां आप वाटर के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें या फिर आप देखें वहां पे कौन सी फोर्सेस ज्यादा है, एडिसिव। दोनों तरह से आपका आंसर दोनों बातों को क्या करता है, सपोर्ट करता है, सही है। तो ये थी हमारी जो है वो इस लिक्विड स्टेट से रिलेटेड कहानी। मैं अपनी क्लास सिर्फ एक बात पर खत्म करूंगी और देखते हैं आप में से कितने बच्चे उसका जवाब दे सकते हैं। क्या पूछ लो, पक्की बात है, सोचना है, पता चल जाएगा मुझे कि क्या वाकई सिचुएशन थी पढ़ी हुई या फिर नहीं। क्या कभी वैक्यूम डिस्टिलेशन का नाम सुना है, डिस्टिलेशन का नाम सुना है, क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसी तरह मैंने नाम किया है तो क्या है, वैक्यूम डिस्टिलेशन। किसी भी लिक्विड को
उसकी प्योरिटी को चेक करने का तरीका क्या था, बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना, लेकिन हर लिक्विड के लिए प्योरिटी बॉइलिंग पॉइंट नहीं हो सकता। वर्ल्ड वाइड एक ऐसा लिक्विड है जिसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है और वो है विस्कस ग्लिसरीन, जिसको आप कहते हैं ग्लिसरॉल। और दुनिया भर की कॉस्मेटिक में और दुनिया भर के जितने भी ऑइंटमेंट्स बनाए जाते हैं ना, वो सबके अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है, ग्लिसरीन का, तो ये ना फॉर द स्किन पर्पस। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम उसको डिफरेंट किसी केमिकल प्रोसेस में ले जाना नहीं चाहते। क्यों नहीं ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वो स्किन से इम्पॉर्टेंट होने वाला है और कहीं ऐसा ना हो, हम तो एक जनरली बना रहे हैं ना चीज, तो उस जनरल चीज में कोई ऐसी चीज ऐड करके हमने ना कर दी हो जो स्किन पे जाके जो है वो इफेक्ट कर जाए या इन्फेक्शन कॉज कर जाए। तो हम क्या करते हैं, मुझे तो चाहिए भाई इसका कि वो प्योर है या नहीं, क्योंकि अगर वो प्योर नहीं होगा तब भी वो केमिकल्स के साथ रिएक्ट कर जाएगा और हमारे लिए सुटेबल नहीं। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन वो टेक्निक है ऐसे लिक्विड्स के लिए कि जब अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जाते हैं तो डीकम्पोज हो जाता है। मतलब जब तक मैंने उसकी प्योरिटी देखी वो क्या हो गया, डीकम्पोज, फिर तो मैंने किसी काम का ही नहीं रहा, तो डीकम्पोज हो गया। तो फिर क्या हल निकाले ऐसे लिक्विड्स की प्योरिटी को चेक करने का, हमने टेक्निक करी और वो कहलाती है वैक्यूम डिस्टिलेशन।